नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो में। मैं उन्नति जैन आप सभी का द 10 मिनट शो में स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी एस्पिरेंट्स स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, द 10 मिनट शो की जर्नी शुरू हो चुकी है, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं महात्मा गांधी से संबंधित प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अगले 10 मिनटों में महात्मा गांधी जी से संबंधित, भारत के राष्ट्रपिता से संबंधित सभी सभी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों के बारे में चर्चा करूं और उसकी क्या व्यवस्था थी, क्यों आंदोलन हुए और उसका परिणाम क्या हुआ, इस बारे में भी आपको 10 मिनटों में फटाफट तरीके से याद करवा सकूं। अगर आप लोग इस वीडियो तक आ चुके हैं तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए अपने सभी परम मित्रों के बीच में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर इससे संबंधित चीजों को जानना चाहते हैं। स्वागत करती हूँ आप सभी का। शुरू करते हैं। आप लोग सभी लोग विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिस टेलीग्राम चैनल पर आपको विनर्स क्विज, विनर्स के इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में सारी लेटेस्ट अपडेटेड जानकारियां तथा साथ ही साथ यूट्यूब की पीडीएफ क्लासेस के लिए भी आपको सारी सहायता मिलती है। दोस्तों, महात्मा गांधी का नाम कोई कौन नहीं जानता है। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के बल पर संपूर्ण देश को ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को भी वैचारिक स्वतंत्रता प्रदान करने में, शारीरिक, भौतिक, अभौतिक सभी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त कराने में अपना अमूल्य योगदान दिया। महात्मा गांधी का पूर्ण विश्वास था कि अगर हमें आज़ादी चाहिए और आज़ादी का स्थायित्व चाहिए है तो बहुत आवश्यक है कि यह स्थायित्व सत्य के आधार पर हो, अहिंसा के आधार पर हो। और इसी नैतिक तत्व को मानते हुए महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों में सत्याग्रह और अहिंसा के आधार पर अपना अलग विशिष्ट स्थान बनाया और उसी का परिणाम था जब हमें 15 अगस्त 1947 को न केवल ब्रिटिश प्रशासकों शासकों के द्वारा बल्कि मानसिक रूप से भी स्वतंत्रता मिलने का एक नया आयाम मिल गया। दोस्तों, आज द 10 मिनट शो में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा के बाद भारत लौटने पर और भारत लौटने के बाद चंपारण सत्याग्रह से लेकर के 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ये पूरी तैयारी, ये पूरी सफर में आप सभी जुड़े रहना और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो गांधी जी के संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलनों के बारे में, तो 1917 में चंपारण आंदोलन, 1918 में खेड़ा आंदोलन, 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी विशेष था। साथ ही साथ 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा शामिल हुआ खिलाफत आंदोलन के साथ भी आपको याद रखना चाहिए 1920 में ही असहयोग आंदोलन, साथ ही साथ 1930 नमक सत्याग्रह या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में आप इसे जानते हैं, और एक महत्वपूर्ण विशेष आंदोलन करो या मरो का जो नारा था भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में। तो हमारी जो 10 मिनट शो है इन्हीं सारे स्वतंत्रता आंदोलन का पूरा पोस्टमार्टम करेगी और बताएगी कि यहाँ पर क्या क्या चर्चाएं रही हैं। दोस्तों, हम जो शुरुआत करेंगे सबसे पहले चंपारण आंदोलन के साथ शुरू करेंगे। चंपारण आंदोलन बिहार में आयोजित किया गया एक आंदोलन था जो कि 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी ने के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में इस आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनके स्वतंत्रता आंदोलन में सफलतापूर्वक भारत को आजादी भी दिलाई है। उनके द्वारा चलाए गए सभी आंदोलन केवल एक ही विचारधारा पे थे, सत्य और अहिंसा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने हमें सबसे बड़ा सबक यही दिया है कि अगर आप चाहें तो आप हर एक चीज को पार कर सकते हैं, लेकिन उसका आधार सत्य और अहिंसा होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं चंपारण आंदोलन की, तो तीन किठिया प्रणाली के तहत बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले नील के किसानों की दयनीय स्थिति बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तीन किठिया प्रणाली में या तीन कठिया प्रणाली में किसानों या कृषकों को उनकी भूमि के सर्वोत्तम भाग के 3/20 क्षेत्र पर नील की खेती करने को ब्रिटिश गवर्नमेंट मजबूर करता था और सस्ते दामों पर उसको बेचा करता था। साथ ही साथ मौसम की बिगड़ती स्थिति के कारण किसान आवश्यक मात्रा में नील की खेती जिन्होंने 3/20 भाग पर करने को मजबूर किया, उस भाग पर करने पर मजबूर हो गए और कहीं ना कहीं असमर्थता जताई, और इसके बाद भी किसानों को जबरन भारी करों का भुगतान करना पड़ता था। इस स्थिति को देख करके
किसानों की सभी स्थितियों को देखा और किसान राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से मिलने और उनसे मदद मांगने का फैसला लिया। आपके कंपटीशन एग्जाम में आता है 3 पद्धति, 3/20 क्षेत्र में नील की खेती, साथ ही साथ राम राजकुमार शुक्ल का नाम याद रखना दोस्तों, है ना। उन्होंने लखनऊ जाकर गांधी जी को बोला, आइए बिहार चंपारण की नील की खेती के किसानों की थोड़ी सी स्थिति देख लीजिए। गांधी जी चंपारण पहुंचे भी, साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर इन लोगों से संपर्क किया और जमींदारों और हड़तालों प्रदर्शनों के द्वारा किए गए और सरकार गांधी जी को सदस्य बनाते हुए चंपारण कृषि समिति का भी गठन किया गया। कहीं ना कहीं यह आंदोलन एक सफलता का परिचायक भी बनता है। दूसरे आंदोलन की बात करते हैं तो खेड़ा सत्याग्रह। सत्याग्रह के रूप में यह बहुत महत्वपूर्ण है। खेड़ा आंदोलन, जिसे खेड़ा सत्याग्रह भी कहा जाता है या फिर इसे कर मुक्ति का अभियान या फिर कर मुक्त सत्याग्रह भी कहा जाता है। 1917 में मोहनलाल पांडे द्वारा यह शुरू किया गया था, जिन्होंने गुजरात के खेड़ा गांव में खराब फसल और किसानों की फसल की विफलता के कारण करों को खारिज करने का मांग की थी कि भाई किसान की फसल इतनी खराब हो गई है, करों को तो माफ कर दो। महात्मा गांधी जी 1918 में इस आंदोलन खेड़ा आंदोलन में शामिल हुए और साथ ही साथ शामिल होने के तुरंत बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक भी इस खेड़ा आंदोलन में शामिल हो गए और बाद में ब्रिटिश सरकार के साथ कई आंदोलन की मीटिंग करी, कई आंदोलन में अपनी मांगे पूरी की और ब्रिटिश सरकार को मजबूर कर दिया कि आपको किसानों की जो बढ़ी हुई करों की दरें हैं उसको कम करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि खेड़ा आंदोलन भी आपको थोड़ा बहुत समझ पड़ी गई हो गई। अगर हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की दोस्तों, तो खिलाफत आंदोलन 1920 से संबंधित है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुसलमान अपने खलीफा यानी कि धार्मिक नेता की सुरक्षा को लेकर बहुत डरे हुए थे, भयभीत थे कि क्या कैसी स्थिति बन सकती है। अगर हम बात करते हैं तो युद्ध के बाद तुर्की में हुए अन्याय के विरोध में अली बंधुओं द्वारा खिलाफत आंदोलन को शुरू किया गया। खिलाफत आंदोलन के नेता और कांग्रेस द्वारा खिलाफत स्वराज के लिए एक साथ लड़ने के लिए हाथ मिलाने के बाद इसका पूरा का पूरा मार्गदर्शन 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया और कहीं ना कहीं इस आंदोलन में भी सफलता मिली। अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी से संबंधित एक और बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन जिसको बोला गया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से संबंधित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बाद यह जो घटना हुई थी उसी का प्रेरण था असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की मदद से जनता को असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए राजी किया या फिर प्रेरित किया और एक शर्त रखी कि यह पूरा का पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण, अहिंसा और सत्य के आधार पर होना चाहिए। यही वजह थी कि महात्मा गांधी के सभी आंदोलनों को जो आधार था सत्य और अहिंसा था। यह बात आपको ध्यान रखना चाहिए। ये पूरा जो आंदोलन की परिचर्चा थी ये बेस थी किस पर कि जितने भी ब्रिटिश सरकार के उत्पाद हैं, जितने भी प्रोडक्शन है ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उनके प्रतिष्ठान है, फॉर एग्जांपल प्रशासनिक विभाग हो गया, स्कूल हो गया, स्वास्थ्य क्षेत्र के हो गए, सरकारी कॉलेज हो गए, विश्वविद्यालय हो गए। महात्मा गांधी ने बोला विरोध करना है तो अहिंसात्मक किया जाएगा और कैसे करना है तो इन सभी ब्रिटिश प्रतिष्ठानों का, सभी ब्रिटिश उत्पादों का आप बहिष्कार कर दीजिए। लेकिन आप सबको पता है 1922 में यह आंदोलन हिंसात्मक घटना में परिवर्तित हो जाता है, चोरा चोरी कांड हो जाता है, जिसके कारण महात्मा गांधी को अपना सत्य और अहिंसा पर आधारित 1920 का असहयोग आंदोलन स्थगित करने पड़ता है। कई इसमें विवाद आए, कई आलोचनाएं भी हुई, लेकिन गांधी जी का एक बहुत स्पष्ट बात यह थी कि सत्य और अहिंसा जहां होगा वही आजादी का एक स्थायित्व तरीका हो सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चर्चा करते हैं दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की। महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की और इस नमक सत्याग्रह ने कहीं ना कहीं इस आंदोलन के लिए एक उत्प्रेरक का काम भी किया। मार्च 1930 में गांधी जी ने आश्रम के 78 अन्य सदस्यों को लेकर अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से गुजरात के पश्चिमी समुद्री तट तक एक गांव में दांडी यात्रा पैदल निकाली। 6 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे जहां गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया और उस नमक कानून को तोड़ा भी। भारत में नमक का उत्पादन पर ब्रिटिश सरकार ने पूरी तरह से एक अधिकार जमा लिया था, इसीलिए इसे अवैध माना जाता था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक सत्याग्रह के
जो जितना समर्थन मिला, इसके कारण ये सफल भी हुआ। नमक मार्च ब्रिटिश गवर्नमेंट की नीति के प्रति जनता का एक बहुत बड़ा प्रतिरोध था और जनता में ये सशक्तिकरण आया कि अगर आप चाहें, अगर आप गुट में रहें, अगर आप दल में रहें, समूह में रहें, तो आप ब्रिटिशर्स की कोई भी नीति का उल्लंघन कर सकते हैं या फिर नीतियों का विरोध कर सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये भी आपको याद रखना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, साबरमती से दांडी तक की कितनी किलोमीटर की यात्रा थी, या फिर मैं ऐसा पूछूं कि नमक मार्च कितने किलोमीटर का था। ये तो आपको बता ही दिया है कि गांधी जी ने 78 सदस्यों के साथ ये यात्रा की, लेकिन आप मुझे बताना कि दांडी यात्रा में प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन कौन थे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपका उत्तर जरूर देखूंगी। महात्मा गांधी का एक और आंदोलन अगर इसी से क्लियर किया जाए तो नमक आंदोलन, जिसके बारे में मैंने आपको चर्चा ली। भारत को आज़ादी बहुत आंदोलन के बाद मिली, लेकिन उनमें एक आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण था, वह था कौन सा? नमक सत्याग्रह। 12 मार्च से शुरू हुआ, 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ और गांधी जी ने इसमें बहुत कड़ी तरीके से इस कानून का विरोध भी किया था। अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी का अंतिम आंदोलन या फिर एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन जिसने देश की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो वो दोस्तों है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1942 में। 9 अगस्त को महात्मा गांधी जी, याद है अगर प्रीलिम्स में पूछा भी गई है डेट, है ना, वो बात अलग है, पीएससी ने बाद में कैंसिल कर दी थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में, याद रखना एक एक फैक्ट परीक्षा में आएगा, बॉम्बे सत्र में भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए मांग की गई और बोला गया कि अब समय आ गया है आंदोलन करने का। क्रिप्स मिशन 1942 के साथ ही जब युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय समर्थन हासिल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट विफल हो गया। उन्होंने बोला, भारतीयों ने मना कर दिया, पहले विश्व युद्ध जैसा अब हम मूर्ख नहीं बनेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में कोई भी भारतीय शामिल नहीं हुआ। ये विफलता ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी। विफल होने के बाद गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को बॉम्बे में गोवालिया टैंक के मैदान में अपना भारत छोड़ो आंदोलन का भाषण दिया, करो और मरो का नारा दिया और बोला गया कि 1857 की क्रांति के बाद ये जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है वो सबसे ज्यादा गंभीर आंदोलन है और इससे सफलता मिलने के चांसेस भी पूरे हो सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को महात्मा गांधी के 1917 के चंपारण आंदोलन से लेकर के खेड़ा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और साथ ही साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सारी जानकारी मैंने कम समय में ज्यादा तरीके से देने में सफलता अर्जित कर ली होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये 10 मिनट शो लाइक कर रहे होगे, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में आ रही तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं इन बिटवीन सेशन, जो कि मैंने पूछा है कि नमक सत्याग्रह की टोटल लेंथ कितनी थी उस मार्च की। साथ ही साथ मैंने पूछा है नमक सत्याग्रह में प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन कौन से शामिल हुए थे। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करना कि अच्छा लगा और नहीं, और अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। मैं मिलती हूँ आपको सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।